डेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन करेंगे कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का पार्ट फिफ्थ। ये है कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का, जिसमें अपना चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। यही ब्रैकेट में लिख देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। देखिएगा अपन ने इसके लास्ट लेक्चर में जो लास्ट फॉर्मूला था अपना वो क्या था, T2 इक्वल टू T1 1 माइनस C अपॉन C H। ध्यान में रखना इस ऊपर ये इसकी सब स्क्रिप्ट में, सॉरी ये H स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर होल हाफ। ठीक है, यहां से अपन ने क्या देखा कि अनुचुंबकीय जो लवण है, जो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट है, उस पर क्या होगा, H अधिक होगा या T1 का मान कम होगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को दोष्म विचुंबकन द्वारा उतना ही अधिक शीतलित किया जा सकता है। अब देखो इस इक्वेशन में अब कर ये हाफ है ऊपर, इसके वर्गमूल लेने पर अगर अपन यहाँ पर करें, इसका द्विपद प्रमेय से विस्तारित करें इस ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसको, तो ब्रैकेट की टर्म को या कोष्ठक की जो टर्म है उसको, तो अपन लिखेंगे इस टर्म को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द्विपद प्रमेय से विस्तारित करने पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी T2 इक्वल टू T1 1 माइनस हाफ, ये यहां आ जाएगा C अपॉन CH H स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इस T1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो T1 माइनस हाफ C अपॉन CH, T1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये स्क्वायर है तो एक T1 से T1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा H स्क्वायर अपॉन T1। इस समीकरण से क्या स्पष्ट है, T2 है और T1 क्या है, माइनस हो रहा है, मतलब T2 लेस देन T1 है यहाँ पर। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण, सॉरी जो भी 22 या 23 थी देख लेना, नंबर आप ध्यान दे लेना। आप लिखोगे इक्वेशन 23C स्पष्ट है कि क्या है, T2 इज लेस देन T1 है, तो यहां से T2 माइनस T1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ C अपॉन CH H स्क्वायर अपॉन T1। तो ये जो इक्वेशन 24 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या प्रदर्शित करता है कि जब चुंबकन क्षेत्र H का मान घटेगा तो क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप भी कम होगा और वस्तु शीतलित हो जाएगी। तो यहां लिखोगे, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जब चुंबकन क्षेत्र H का मान घटता है तो क्या होगा,
अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप भी कम होगा। ठीक है, एक तो ये बात। T2 माइनस T1 को किससे लिख सकते हो? डेल्टा T से। डेल्टा T इक्वल टू माइनस हाफ C अपॉन CH H स्क्वायर अपॉन T1। ठीक है, एक इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, डेल्टा T समानुपाती किसके है? H स्क्वायर अपॉन T1। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, वहां पर सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेल्टा टी है जो दोषमक विचुंबकन में एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। फर्स्ट दे दिया 1/t, सेकंड दे दिया 1/t स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन बना दिया डेल्टा टी समानुपाती 1/t क्यूब, और फोर्थ बना दिया डेल्टा टी समानुपाती 1/t माइनस T4। ठीक, अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपने पढ़ा है टेम्परेचर से, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम टेम्परेचर से इसका रिलेशन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, C और CH क्या है? दोनों ही क्यूरी नियतांक है। लेकिन इसका मात्रक तो होता है केल्विन। ठीक है, तो इसका होता है जूल इंटू केल्विन अपॉन किलोग्राम इंटू टेस्ला स्क्वायर। ये कैपिटल टी है, ये टी जो लिखा है टेस्ला है। ठीक है, ये क्या है? केल्विन है, और ये क्या है? जूल है। अब देखो ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट आपको मात्रक पूछा गया। इसका मात्रक कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जरूर पूछा जाता है। आपको कई बुक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने 12th में पढ़ा है बी से भी लिखते हैं, तो H की जगह बी भी दिया हुआ हो सकता है, और जो CH अपन ने लिखा है इसकी जगह CB भी दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब ये फॉर्मूला आप देखोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कई बार प्रूव करना पूछ ले तो आपको ये ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है T2 इक्वल टू T1 1 माइनस C अपॉन CP H स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। ये B हो सकता है, H की जगह क्या हो सकता है? B हो सकता है। एक ही जो क्यूरी नियतांक है इसको कई बार कैपिटल A से भी लिखा जाता है। तो ये आपका कैसे दिया हुआ हो सकता है? T2 इक्वल टू T1 1 माइनस A अपॉन CB B स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर स्टार्टिंग से मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखा है, ये नियतांकों को A और CB से लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जैसे मैंने करवाया इससे लिखा है तो कोई बात नहीं है, आप लास्ट में लिख सकते हो, प्रतिस्थापित कर देना, C को लिख देना A, लेकिन यहां तक फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ये अपन ने लिखा CB और H को B से प्रदर्शित करने पर फिर ये दिखा देना है कि ये दोनों तो क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है, और ये दिखा देना है मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा? अप्लाइड। ठीक है, तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा करवाया था, अरे नहीं कोई बात नहीं, ये दे रखा है, क्योंकि अपन इनको लिख सकते हैं। आपको पता है कि अपन जब भी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो कई चीजों को अपन 2 से 3 से भी साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको पता है कि बी पढ़ते आए हैं तो कोई बात नहीं, कहीं पर एच लिख देते हैं कहीं पर भी, लेकिन डेरिवेशन जब करो तो इक्वल आना चाहिए। लास्ट में आप लिख सकते हो क्योंकि इनसे अपन ने इसको प्रतिस्थापित किया है और फिर इनकी वैल्यूज आपको बता देनी है नाम लिखकर कि ये है ये है, उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब अपन देखेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड। देखो डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग टू एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें देखो पहली बात तो अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम लैंगविन तथा डीबाई व गाउट ने यह सिद्ध किया था कि ये स्पष्ट किया था कि अपन जो 0.82 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं इससे कम ताप भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम लैंगविन तथा गाउट डीबाई ने स्पष्ट किया कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा .82 केल्विन से कम ताप प्राप्त किया जाना संभव है। सबसे पहली बात लैंगविन जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जोल थॉमसन ने कहा था, जोल थॉमसन एक्सपेंशन में अपन ने देखा कि 0.82 केल्विन तक टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके आगे जब स्टडी चलती रही, रिसर्च चलता रहा, तो लैंगविन तथा गाउट व डीबाई ने ये स्पष्ट किया कि इससे ज्यादा, इससे कम ताप भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आए गाउट व टोकास, ठीक है। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको ये देख लेना है। इन्होंने क्या स्पष्ट किया, ये स्पष्ट किया कि जो गैडोलियम सल्फेट अपन लेते हैं Zd2SO4 का होल थ्राइस है ये, ठीक है, कि रुद्धोष्म बिंदु से 0.25 केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो अपन ने देखा था गैडोलियम सल्फेट का और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का जो देखा था तो 0.25 और 0.002 केल्विन। तो ये गाउट और डोगास नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर देखा था कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा इसका जो गैडोलियम सल्फेट है उसके जो ये थ्राइस है, ठीक है, ट्वाइस नहीं है, तो इससे 0.25 केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता है। फिर आए आपके डिहास व वियर्सन ने स्पष्ट किया कि
डिहास व वियर्सन ने स्पष्ट किया कि किसका पोटेशियम सल्फेट व एल्यूमिनियम सल्फेट के मिश्रण में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा कितना 0.002 केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। ये डिहास व वियर्सन, गाउक व डोगास, लैंगविन तथा गाउक व डीबाइन। उसके बाद अपन ने देखा कि रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा 10 की पावर -3 केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपन ने एक चीज देखी थी, 10 की पावर -6 केल्विन भी थी, तो वो क्या थी, नाभिकों के उच्च कोटि के जो नाभिक है उनके रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा 10⁻⁻⁶ केल्विन, ध्यान में रखने -3 है, ये -6 केल्विन है, तब ताप प्राप्त किया जा सकता है। देखो जब तक कि अपने को जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया बेसिक फैक्ट से रिगार्डिंग, अपने कहा कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा सामान्यतः ताप प्राप्त किया जा सकता है, -2 -3 -5 -6 दिया हो तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, -3। ये स्पेशल केस है, उच्च कोटि के नाभिकों में रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा अपन पहुंच सकते हैं 10⁻⁻⁶ तक। ठीक है, दूसरी बात अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, परम शून्य ताप के अत्यंत नजदीक तक पहुंच सकते हैं। परम शून्य ताप के अत्यंत नजदीक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब देखिएगा एक बार क्या होता है जब अनुचुंबकीय लवण को अति अल्प ताप पर क्या करते हैं, अति अल्प ताप पर चुंबकित करते हैं। तो अपन ने देखा था क्या होता है, कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक साल्ट है, उसको अपन ने बहुत कम ताप पर चुंबकित किया है। तो अपन ने देखा था क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, तो ये क्या होते हैं, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चले जाते हैं, मतलब कि इनमें संरेखण हो जाता है, कोलिनियर हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो क्या होगा, ताप बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यही अपन क्या करते हैं, जब यहाँ पर ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी ताप इसका क्या है, बढ़ा है। तो ये क्या, किसका ताप बढ़ता है, इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल या साल्ट का। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस ताप को कम करना है तो अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देना है। जैसा कि अपन ने जब इसको फाइंड आउट किया था तो अपन ने ताप तो क्या किया, T1 से T2, और चुंबकीय क्षेत्र था वो H1 बराबर H से 0। ठीक है, अगर ये अपन 0 नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे तो ताप तो बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ेगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तो अपने शीतलन की क्रिया तो क्या है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो
एक इंपॉर्टेंट चीज और इसकी, एक ग्राफ देखिएगा। 7वां पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो कि अनुचुंबकीय लवण के लिए एंट्रोपी एस व ताप T के मध्य वक्र द्वारा भी अनुचुंबकीय पदार्थ के शीतलन की व्याख्या की जा सकती है। तो देखिएगा ये चुंबकन के द्वारा जो शीतलन की व्याख्या है वो कैसे करते हैं, रुद्धोष्म और विचुंबकन के द्वारा। आप लिखोगे एंट्रोपिक ताप वक्र, ठीक है। ये कैसा वक्र मिलता है आपको, इसको डिवाइड कीजिए। ये मूल बिंदु, इधर क्या है ताप है, इधर क्या है ऊपर की तरफ एंट्रोपी। जैसे कि ये S1 है यहाँ पर, ये S2 है, यहाँ पर है T2, यहाँ पर है T1। ये है आपका H बराबर 0, ये है H बराबर H, ये क्या है आपकी एंट्रोपी, इसको सीधा लिखिएगा, ये है आपकी एंट्रोपी S1, ठीक है। अब देखिएगा ये वक्र थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो इस वक्र के द्वारा ये आपको क्या समझाना चाहता है, इस वक्र को नाम दे सकते हो, ये P है, ये Q है, ये R है। इसको और कैसे कर सकते हो आप, ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो वक्र Q है ये क्या है, H बराबर H, या H1 बराबर HB, इसको आप लिख सकते हो, या H2 बराबर, ठीक है। H बराबर H ही लिखा था अपन ने इसके डेरिवेशन में। इसका मतलब क्या है, ये वक्र है दो, एक तो क्या है OP, दूसरा क्या है OQ वक्र है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके एंट्रोपी व टेम्परेचर में है, तो एंट्रोपी व ताप वक्र को प्रदर्शित करते हैं। कौन से वक्र है, एक वक्र है आपका OP और दूसरा है OQ। OP को अपन ने माना प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था को अगर प्रदर्शित करता है जब ये 0 है, और ये क्या है सेकेंडरी अवस्था, ठीक है। जब अपन इसको क्या करते हैं, अनुचुंबकीय जो लवण होगा उसको चुंबकित किया जाता है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर समतापीय चुंबकन होता है तब तो क्या होता है, इसकी एंट्रोपी है वो क्या होगी, S
S1 से S2 तक कम होती है, उसके बाद चुंबकन क्षेत्र H लगाने पर क्या होगा, इसका ताप भी कम हो जाता है। जब ये ताप कम होगा तो ये इधर वाला वक्र तो किसको करेगा, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन को शो करेगा। और ये क्या है आपका, ये तो जो आपकी समतापी चुंबकन है, आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था तो ओपी वक्र द्वारा, फिर इसकी जो दूसरी अवस्था है वो ओक्यू वक्र से प्रदर्शित होगी। जब अपन देखते हैं कि H बराबर 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तब तक तो ये क्या है, रुद्धोष्म विचुंबकन है। ये देखो इधर वाला H बराबर 0 तो मतलब ये वाला वक्र है, ठीक है। जब इसको चुंबकित किया जाता है, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र H अप्लाई किया जाता है, तब क्या होता है, इसका जो ताप है वो भी कम हो जाता है और पदार्थ क्या होगा, शीतलित होगा, उसमें एंट्रोपी भी कम होगी, S1 से S2 और ताप T1 से T2, ठीक है। और जो लवण होगा, पदार्थ होगा, वो अधिक क्या होगा, शीतलित होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, जिसमें अपन ने 5 पार्ट किए। फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था, इसका बेसिक जो चुंबक ऊष्मीय प्रभाव है, दूसरे में अपन ने इसके डायग्राम को देखा, एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट, उसके बाद 3 पार्ट में अपन ने किया है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, जिसमें फर्स्ट में अपन ने देखा था कि कैसे कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और ऊष्मागतिकी का मैक्सवेल का थर्ड नियम लगा के। फोर्थ पार्ट में अपन ने ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। फिफ्थ पार्ट में अपन ने देखा है कैसे, तो अपन इसका ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं कि समतापीय स्थिति में तो क्या होता है, इधर वाला पार्ट है जो सीधा है बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन जब जैसे ये 0 होता है तो ये क्या होता है, एंट्रोपी कम होती है, तो एंट्रोपी S1 से क्या होती है, S2 पर आ जाती है। जो चुंबकन क्षेत्र द्वारा आरोपित करेंगे तो इसे ओक्यू वक्र से देखेंगे। और अपन ने देखा कि डेल्टा टी समानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के होगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। एक मैंने आपको मात्रक बताया था, जो सी का मात्रक का डायरेक्ट केल्विन होता है और जो सी एच का मात्रक होगा वो जूल इंटू केल्विन अपॉन किलोग्राम इंटू टेस्ला स्क्वायर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, हमेशा इसकी थ्योरी अब या तो पूरा पूछेगा या आपको छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो आपको कह दे कि एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट को ही समझाइए, तो आपको जो सेकंड पार्ट था इसका वो करना होता है। आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।